चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। आपने एनसीएन में कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी करंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जो है फिर से रिवाइज करा रहे हैं, है ना। आराम से पढ़िए, लाइन बाय लाइन। देखिए होता क्या है, हम कभी कभी क्या करते हैं, केवल जो है मेन पॉइंट ध्यान देते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब कुछ इंटरलिंक होते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट कहीं पर नहीं आया हुआ है, अगर वो भी आपने पढ़ा हुआ है, कहीं से इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है, तो आपको एग्जाम में जो है एलिमिनेट करने में या कुछ नए विकल्प को तलाशने में ऑप्शन रहता है। नहीं तो आप डायरेक्ट लाइन पढ़े रहेंगे तो लाइन खोजेंगे जाकर एग्जाम में, और जब लाइन खोजेंगे, जब लाइन नहीं मिलेगा तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा हमने पढ़ाई क्या की थी। इसलिए डिटेल में पढ़िए। और यूपीएससी की तैयारी वन लाइनर से नहीं होती है, यूपीएससी की तैयारी एकदम डिटेल में होती है। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस होता है। ठीक है, खैर हम टॉपिक चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता सुर्खियों में क्यों आया, चर्चाओं में क्यों आया? हड़प्पा सभ्यता की खोज 100 वर्ष पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट हो गया, यूपीएससी के लिए फेवरेट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई। अब एएसआई कितनी बार चर्चाओं में हो चुका है ना, तो आपको पता होना चाहिए एएसआई बारे में। एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 2024 को हड़प्पा घाटी, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 1924 में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये चीज़ कि एएसआई ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज की घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल। ये भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं ये छोटी छोटी बातें जो है कभी कभी स्टेट में पूछ ली जाती हैं, या वनडे एग्जाम में कहीं कहीं पूछ ली जाती है, तो याद है उसलिए। अब बात करते हैं किसकी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए पृष्ठभूमि, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थल से की थी। मतलब कि पंजाब में एक हड़प्पा नामक स्थल है, वहां पर खोज की थी। क्लियर बात। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता। पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें जरूर ये बात आपको होगा कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। एक पॉइंट ये आराम से शिद्दत से सुनते रहिए बस खाली। अवस्थिति, इसके 2000 से अधिक स्थलों को भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया। कहाँ कहाँ पर? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया। कितने? 2000 से अधिक स्थलों को, मतलब बहुत होता है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच खोजे गए हैं। अधिकांश कहाँ कहाँ पर? सिंधु और सरस्वती नदी घाटी। ठीक है। समयावधि क्या थे? कई विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। ठीक है, ये टाइमिंग है। इसी में देखिए प्राक हड़प्पा क्या है कि 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तरवर्ती चरण कौन सा है? 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, है ना। अब यहाँ पर ये प्रारंभिक चरण ध्यान रखिए। जो परिपक्व हड़प्पा है वो नगरी चरण था, मतलब कि जो इस समय क्या है, समृद्ध काल भी था। ठीक है। और एक है उत्तरवर्ती चरण, इसमें क्या है कि इसे उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है। ये रहा कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं आपने पढ़ा भी होगा, रिवीजन हो जाएगा। नगर नियोजन और स्थापत्य, जिसके लिए फेमस है हड़प्पा। कौन कौन सा नगर नियोजन? ग्रिड पैटर्न बहुत फेमस है। यह आयताकार ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कई बार पढ़ा होगा आपने। पकी हुई ईंटों का उपयोग, ये भी आपने पढ़ा होगा। मिट्टी की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसे जिप्सम के मोर्टार से जोड़ा जाता था। किससे? जिप्सम के मोर्टार से जोड़ा जाता था। समकालीन मिस्र में धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। सभी घरों को सड़क की नालियों से जोड़ने वाला भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। किसका? सभी घरों की बात हो रही है, को सड़क की नालियों से जोड़ने वाली भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। अब आता है स्थापत्य। इसमें क्या है? इसमें दुर्गीकृत नगर, अन्नागार, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार बहुत फेमस है, और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं जो इस सभ्यता के स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करती हैं। ये रहा कुछ किसके बारे में? नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन और स्थापत्य। उसके बाद देखिए क्या कृषि के बारे में देख लेते हैं। कृषि, खेतों की जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से किया था। किससे? लकड़ी के फाल वाले हल से। ध्यान रखिएगा, लोहा की बात नहीं हो रही। मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, चना, तिल आदि।
हड़प्पा वासियों ने ही विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया था? कपास का। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे। अभी सिंडोन अगर आ जाए कि चर्चाओं में रहा, सिंडोन क्या है, तो ध्यान रखिए क्या है? कपास। जानवरों को पालतू बनाना है। किस किस को पालतू बनाते हैं? बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कुबड़ वाले बैल, ऊंट आदि पाले जाते थे। हड़प्पा वासी हाथी और गैंडे से ही परिचित थे। किससे परिचित थे? हाथी और गैंडे से। अब ये आजा हाथी गैंडा कैसे कैसे होगा, ये तो बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, उस समय होगा नहीं, होते होंगे नहीं, होंगे, सब कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन तैयार रहिए इसके लिए। शिल्प। हड़प्पावासी कताई, नाव बनाने, मुहर बनाने, टेराकोटा निर्माण, कुम्हार का चाक, स्वर्णकारी, मनका बनाने आदि में दक्ष थे। ठीक है। मनके बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्रियों की विविधता उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए क्या उदाहरण? कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या? सुंदर लाल रंग का पत्थर, जिसका क्या बोलते हैं? कार्नेलियन। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी, तांबा, कांस्य और स्वर्ण जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी इत्यादि। ये आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में भी सारी सारी बातें लिखी गई हैं। ज़्यादातर सेलखड़ी से बनी मुहरों का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसके लिए? व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, ताबीज बनाने के लिए, पहचान के रूप में तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तभी जो है जो उनका हल था वो लोहे का फावड़ा नहीं था। क्यों? लोहे से परिचित नहीं थे। अब आता है कला के बारे में, जरा देख लेते हैं कला क्या है, कैसी कला थी इनकी। कांसे की ढलाई। हड़प्पा वासियों ने कांसे की ढलाई के लिए लुप्त मोम, लास्ट वैक्स विधि या साइर पर्ड्यू का इस्तेमाल किया था। ये भी आपने खूब बढ़िया से रटा हो, क्लास 6 से रट, जो लोग पढ़ते होंगे क्लास 6 से ही रटते रहे होंगे। इस तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की कांस्य मूर्ति, डांसिंग गर्ल, जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है। ये भी पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए। उसको देखा पत्थर की मूर्तियाँ, किसकी बात हो रही है? पत्थर की मूर्तियाँ। देखिए इसमें क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली व्यक्ति की मूर्ति की पहचान एक पुजारी के रूप में की गई है। ठीक है। यह मूर्ति सेलखड़ी से बनी है। हड़प्पा से भी लाल बलुआ पत्थर से बने एक पुरुष के धड़ मूर्ति का अवशेष प्राप्त हुई। एनसीईआरटी में पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आप पढ़े होंगे, बहुत बेसिक पॉइंट है, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है। टेराकोटा की मूर्तियाँ, मातृ देवी, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि। ठीक है। अब आता है क्या? व्यापार और वाणिज्य। क्या आता है? व्यापार और वाणिज्य। देखिए क्या है, आंतरिक और विदेशी व्यापार। मानकीकृत वजन एवं माप के उपयोग ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। एनसीईआरटी मिला होगा मेलुहा। इसके अलावा दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों दिलमुन बहरीन और माकन मकरान तट का भी उल्लेख मिलता है। दिलमुन क्या है? बहरीन, और माकन मकरान तट का भी उल्लेख मिलता है। निर्यात क्या है? हड़प्पावासी अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते। किसका? अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों। आयात किसका करते थे? पतले तांबे और कीमती पत्थरों क्या करते थे? आयात करते थे। तो ये रहा कुछ पॉइंट हड़प्पा के बारे में। आगे क्या है? आगे थोड़ा सा पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। क्या हुआ इसमें? धर्म एवं संस्कृति। ये क्या है? देवता। इस सभ्यता के लोग मुहरों पर अंकित योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता, पशुपति आदि शिव तथा टेराकोटा की मूर्तियों पर उत्कीर्ण मातृ देवी पूजा करते थे। ठीक है। ये बात। हड़प्पाई समाज में लिंग पूजा प्रचलित थी। पॉइंट ये, लिंग पूजा हड़प्पाई समाज में भी प्रचलित थी। हड़प्पा के किसी भी स्थल से किसी भी प्रकार के मंदिर का अवशेष नहीं मिला। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। प्रकृति पूजा। हड़प्पा वासियों द्वारा वृक्ष जैसे पीपल और पशुओं की पूजा की जाती थी। एक पॉइंट ये, तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आता है लेखन प्रणाली। क्या है? चित्रात्मक लिपि। इनकी लेखन प्रणाली कैसे? चित्रात्मक लिपि। कैसे? हड़प्पाई लिपि बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है, यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये कुछ पॉइंट रहे, बाकी आप देख लीजिए। कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे आप
वैसे देख लीजिए, है ना, कि जैसे कोटदीजी कहाँ पर पाकिस्तान में है, चंद्रोड़ो कहाँ पर पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर कहाँ पर है, सुदूर पश्चिमी मतलब पाकिस्तान में ये भी है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर पाकिस्तान में है, हड़प्पा कहाँ पर पाकिस्तान में है, मांडा कहाँ पर जम्मू कश्मीर, मुटूर सुदूर उत्तरी स्थल, रोपड़ कहाँ पर पंजाब में है, राखीगढ़ी कहाँ पर हरियाणा में, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल याद रखिए राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर पूर्वी है, सुदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा कहाँ पर राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में है, दैमाबाद सुदूर महाराष्ट्र में है, लोथल कहाँ पर गुजरात में है, देसलपुर कहाँ पर, देसलपुर भूल जाएगा आप, देसलपुर गुजरात में है, पड़ता बेट कहाँ पर है, गुजरात में, पड़ता बेट कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये रहे कुछ आप मैपिंग के टाइप, मैपिंग के थ्रू आप जो है देख लेंगे तो याद रहेगा, क्या पता एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं किस पे, लोथल के बारे में क्या चर्चा हुई है, लोथल के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात आ जाती है कि लोथल चर्चाओं में क्यों था। सवाल ये है सुर्खियों में क्यों था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को क्या की है, मंजूरी दी है। ठीक है, NMHC राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर, यही पर ध्यान रखिए, गुजरात के लोथल, मतलब लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। एक क्वेश्चन आपको यहीं से तैयार है, हालांकि यूपीएससी कभी कभी क्या होता है कि वही जो क्वेश्चन तो वही बता देती है, ऐसा करती है कभी यूपीएससी, खैर उसके लिए तैयार है थोड़ा सा। अब संबंधित तथ्य के बारे में देख लेते हैं, संबंधित तथ्य क्या क्या है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित। पॉइंट ये था किसके तहत, सागरमाला कार्यक्रम के तहत। एक चीज ये लोथल का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सब आप पढ़े भी होंगे, स्टैटिक में पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे, बस एक रिवीजन चल रहा है, इतना जान लीजिए कि यह खंभात की खाड़ी के पास, खंभात खाड़ी कहाँ, गुजरात में, के पास भोगावो और साबरमती, है ना, भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। नदी का ध्यान रखिएगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख शहर रहा है। यहाँ से विश्व के सबसे पुरानी मानव निर्मित कौन, गोदीवाड़ा मतलब ड्राई डॉक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके, गोदीवाड़ा ड्राई डॉक के साक्ष्य। यह गोदीवाड़ा 2400 ईसा पूर्व का है। कितने का है, 2400 ईसा पूर्व का। ये पॉइंट कुछ ये भी क्लियर रखिए। अब क्या आता है, लोथल में गोदीवाड़ा का खोज से उस अवधि के दौरान समुद्री ज्वार, पवन और अन्य समुद्री कारकों के बारे में जानकारी मिलती है। आता है NMHC के बारे में। ये क्या है NMHC, उद्देश्य क्या होता है इसका, NMHC मतलब राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के बारे में उद्देश्य क्या है, भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत, मतलब समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, एक बात ये हुई। साथ ही विश्व में सबसे बड़ी समुद्री विरासत परिसर बनाना, क्या, साथ में विश्व में सबसे बड़ी समुद्री विरासत परिसर बनाना, एक चीज ये हो गया। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है, विरासत परिसर में विश्व स्तरीय लाइट हाउस संग्रहालय, नाम सुना होगा शायद, कि विश्व स्तरीय लाइट हाउस संग्रहालय, तटीय राज्य पवेलियन, समुद्री थीम वाला इको रिजॉर्ट आदि शामिल हैं। इको रिजॉर्ट। अब आता है भारत की समुद्री विरासत के बारे में। किसके बारे में, भारत की समुद्री विरासत के बारे में। जरा देखिएगा, प्राचीन विरासत 3000 से 2000 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन विरासत। इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार से व्यापारिक संबंध था। किसके साथ था, मेसोपोटामिया के। एक बात ये हो गई। उसके बाद आता है वैदिक युग। वैदिक युग क्या है, 2000 से 500 ईसा पूर्व। कब है, 2000 से 500। इसमें क्या है, समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ पर है, समुद्री गतिविधियां, ध्यान रखिएगा किसकी, समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। एक बात ये क्लियर रखिए। नंद और मौर्य युग। अब क्या आता है, नंद और मौर्य युग। एक तो वैदिक युग हो गया, एक हो गया प्राचीन विरासत हो गया। अब आता है नंद और मौर्य युग। इसमें क्या है, 500 से 200 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य की नौसेना को विश्व के इतिहास में दर्ज पहली नौसेना माना जाता है। कौन सी, मगध साम्राज्य की नौसेना, ध्यान रखिएगा। सातवाहन राजवंश की बात कर लें, सातवाहन राजवंश तो कई बार चर्चा हुआ, 200 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व। बता रहा हूँ सब ऐतिहासिक वाले सब पॉइंट बार बार डिस्कस होंगे, बार बार डिस्कस तैयार है। ये क्या है इसमें कि वे जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। जहाजों के प्रतीक, कभी अब बात है सातवाहन, वाहन टाइप मतलब जहाज, ऐसे कुछ रिलेट करिएगा। तो जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक, ठीक है। उसको देखा था गुप्त राजवंश। कौन सा, गुप्त राजवंश कौन सा, 320 से 500 ईस्वी,
320 से 500 ईस्वी। गुप्त शासकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, कहाँ पर, पूर्वी और पश्चिमी तट पर कई बंदरगाहों का विकास किया। किसने? गुप्त शासकों ने। ठीक है, इससे यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। एक पॉइंट ये। अब थोड़ा सा किसकी बात कर लेते हैं? मराठा की बात कर लेते हैं। मराठा के बारे में भी आपने शायद इतिहास में पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ऐसा लगता होगा। पढ़ा होगा, रिवीजन कर लीजिए बस के बाद। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना ने 40 वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोके रखा। किस उसको? पुर्तगाली, मतलब 40 वर्ष तक, बहुत होता है ना। कौन? मराठा नौसेना ने, मतलब ताकतवर, इससे लगता है ना। उन्होंने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किले भी बनवाए। कौन? मराठा ने। कौन कौन से? विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किले भी बनवाए। अब आता है कान्होजी। क्या है? कान्होजी आंग्रे ने 1999 में मराठा बेड़े के सरखेल एडमिरल के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने उन सभी किलों पर पुनः कब्जा कर लिया था जिन्हें मराठा नौसेना द्वारा पराजय के बाद सिद्दियों को समर्पित करने पड़े थे, है ना। एक पॉइंट ये। बाकी और देख लीजिए, दक्षिण भारत के राजवंश, इनसे क्या संबंध कुछ है? दक्षिण भारत के राजवंश, चोल कितनी बार आएगा? चोल, पांड्य, चेर आता रहेगा, बस देखते रहिए आराम से। चोल 3री से 13वीं शताब्दी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार विकसित किया। क्या? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार विकसित किया, एक चीज ये। और भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। तो सिंपल सी बात है। पांड्य 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी रोम, मिस्र और चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाया। अच्छा, व्यापारिक संबंध बना रहे हैं, हाँ। मोती के व्यवसाय, पर्ल फार्मिंग पर नियंत्रण स्थापित किया आदि। चेर 12वीं शताब्दी यूनानियों और रोमनों के साथ व्यापार किया। व्यापार मार्गों के लिए मानसूनी हवाओं का उपयोग किया। कौन? चेर ने। मतलब कि व्यापार मार्गों के लिए मानसूनी हवाओं का उपयोग किसने किया? चेर ने। एक ये। और बाकी मोती के व्यवसाय, अगर बात करें मोती के व्यवसाय पर नियंत्रण, तो कौन किया था? पांड्य किए थे। और दक्षिण पूर्व एशिया का समुद्री व्यापार विकसित कौन किया था? चोल किए थे। ये कुछ पॉइंट अब जो चेल, चोर, पांड्य, चोल, चेर है, चेर चोल नहीं है, हाँ? चेर चोल मतलब वही। अब आता है कि सुर्खियों में रहे अन्य स्थल। अब कौन कौन से स्थल सुर्खियों में रहे हैं? गोवा के मौक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन। इसमें क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पुष्टि की है, गांव गोवा के मौक्सी गांव। अभी मतलब मौक्सी गांव कहाँ पर? मौक्सी कहाँ पर, किससे संबंधित है? तो कहाँ से? गोवा से। ध्यान रखिएगा। चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन थे। कौन से कालीन थे? नवपाषाण कालीन। गौरतलब है कि प्राचीन नक्काशी युक्त ये चट्टानें आज से 20 साल पहले जारमे नदी के सूखे तल के पास मटा बेसाल्ट चट्टान में पाई गई थी। ठीक है। इन प्राचीन चट्टानों पर जेबू, बैल, मृग जैसे जीवों के अलावा कुछ पद चिन्हों और कप्यूल्स की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। कप्यूल्स क्या है? कप्यूल्स वास्तव में यहाँ पर ये कुछ समझ सकता है कि कप्यूल्स का मतलब क्या है। निम्न में से कप्यूल्स का मतलब कौन सा सही है? तो इसके लिए तैयार है। कप्यूल्स क्या है कि वास्तव में चट्टानों में मानव द्वारा निर्मित कप के आकार के अर्धगोलाकार गड्ढे। कैसे? कप के आकार के। क्लियर बात है ना। वास्तव में एक द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब बात क्या आती है, इसी में है थोड़ा सा, इसके बारे में देख लीजिए क्या क्या है। भारत के प्रागैतिहासिक शैलचित्र, इसमें क्या है देखिए। उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। भारत में सबसे पुराने शैलचित्र इसी काल में माने जाते हैं। किसमें? उच्च पुरापाषाण काल। इस समय चट्टानों पर याष्ट यानी छड़ी नुमा मानव आकृतियों के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जीवों की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई थी। ये चित्र एक रेखा में है और हरे व गहरे लाल रंग के हैं। किसमें है? एक रेखा में है और हरे व गहरे लाल रंग में। ठीक है। मुख्य स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ज्वालापुरम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये पता होना चाहिए ज्वालापुरम कहाँ पर है। क्लियर। अब आता है मध्य पाषाण काल। एक हो गया उच्च पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या है? भारत में सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैलचित्र इसी काल में। सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैल। ठीक है। चित्रों में मानव दृश्यों की प्रधानता है। मध्य पाषाण काल जैसे चर्चा है तो याद रखिएगा मानव दृश्यों की प्रधानता है इसमें।
मनुष्य को समूह में शिकार और सामुदायिक नृत्य करते हुए चित्रित किया गया। समूह में शिकार और सामुदायिक नृत्य, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जानवरों को प्राकृतिक शैली में और मनुष्यों को शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। मुख्य स्थल कौन सा? पंचमढ़ी और आदमगढ़ पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ और पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी पता होना चाहिए कि लोकेशन टाइप कभी आता है, हाँ कहाँ पर ये, कि आदमगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। बता दो जल्दी से, नहीं बताएंगे, आता ही नहीं हमको, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब आता क्या है? नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या है देखिएगा। इस काल में चित्रों में मृदभांडों और धातु के उपकरणों, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन और धातु के उपकरणों के दर्शाए गए, पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, हालांकि इस युग के चित्रों में पहले की तुलना में जीवंतता और आत्मीयता का अभाव है। किसका? जब नवपाषाण ताम्रपाषाण की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, जीवंतता और आत्मीयता का क्या है? अभाव है। जीवंतता और आत्मीयता क्या है? अभाव। चित्रों में सफेद और लाल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। क्या? चित्रों में सफेद और लाल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन रंगों को शायद हेमेटाइट और चूना पत्थर को पीस कर तैयार किया जाता है। कैसे? हेमेटाइट और चूना पत्थर, है ना। चित्रों में पुरुषों को अधिक साहसी, याद रखिएगा, नवपाषाण ताम्रपाषाण में चित्रों में पुरुषों को अधिक साहसी और जानवरों को अधिक वयस्क एवं प्रभावशाली दिखाया गया है, जानवरों को। और मुख्य स्थल कौन सा है? चंबल क्षेत्र, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? बहुत फेमस है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। अब एक पॉइंट आता, अब नया टॉपिक आता है सुर्खियों में जो है वो है श्रीकाकुलम। ये क्या भाई? श्रीकाकुलम नाम ही ऐसा है कि सोचना पड़ रहा है। श्रीकाकुलम देखिएगा, कई इतिहासकार, शिक्षाविद, लेखक और विरासत के संरक्षण के प्रति उत्साही लोग श्रीकाकुलम कहाँ पर है? पॉइंट ये है सबसे पहले, श्रीकाकुलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कि भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कौन? श्रीकाकुलम। अब आता है इतिहास क्या है श्रीकाकुलम का, देखिएगा। आरंभ में इसका नाम चिकाकोल था। अच्छा, नाम इसका चिकाकोल था, याद रखिएगा। इस नाम का इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा किया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा किया था। ठीक है, यह कभी कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कलिंग से संबंधित है। 3री शताब्दी की बात हो रही, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। बाद में यह गजपति शासकों के अधीन आ गया था। इसके बाद वेंगी के पूर्व चालुक्यों ने भी इस पर शासन किया। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, वेंगी के जो है पूर्व चालुक्य, ये वो भी इस पर शासन किए हैं। यह काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के अधीन भी रहा है। जैसे ही विजयनगर आ जाए, जैसे ही काकतीय आ जाए, जाने से इंपॉर्टेंट हो गया ये अपने आप में ही, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? सांस्कृतिक स्थल। अभी सांस्कृतिक स्थल, इसमें क्या क्या है ये भी जरा देखिएगा। बौद्ध स्थल, बौद्ध स्थल कौन है? सालिहुंडम और दंतपुरी। अगर यही पूछ लीजिए कि सालिहुंडम और दंतपुरी किससे संबंधित है, तो याद रहना चाहिए किसका? बौद्ध संबंध, बौद्ध स्थल है। सालिहुंडम से बौद्ध धर्म सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों में फैला है ना। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ? सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों में फैला, कहाँ से? सालिहुंडम। एक आता है जैन धर्म स्थल। अभी जैन धर्म स्थल देखिए कौन है? तंगमैया कोंडा और रोट्टावलासा गांव। कौन कौन? तंगमैया कोंडा और रोट्टावलासा गांव। ध्यान रखिए, ये तंगमैया कोंडा और रोट्टावलासा गांव ये जैन धर्म स्थल है। और हिंदू मंदिर कौन है? श्री मुखलिंगम, श्री कुर्मम और अरसाविल्ली। श्री मुखलिंगम, श्री कुर्रम और अरसाविल्ली, ये कौन से हिंदू मंदिर है। और नवपाषाण कालीन गुफाएं कौन है? नंदी पहाड़ियाँ। कौन है? नंदी पहाड़ियाँ, ये है। अब आता थोड़ा सा कलिंग राजवंश के बारे में, इंपॉर्टेंट है कलिंग, ये तो आपको पता ही होगा। कलिंग के बारे में बताने वाली बात तो है नहीं कुछ। देखिए क्या कलिंग के बारे में। क्षेत्र आधुनिक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्से में। क्षेत्र कहाँ कहाँ पर? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतना पता है कलिंग के बारे में। मौर्य विजय। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया था। किसने? अशोक ने। युद्ध के दौरान हुई क्रूरता को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्रूरता को देखते हुए, है ना, यहाँ से कथन और कारण का जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है इसी में? प्रमुख शासक। अच्छा, प्रमुख शासक कौन कौन थे ये भी देख लीजिए। खारवेल 2री शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ के प्रमुख शासक था कौन? खारवेल, नाम आपने सुना होगा। ये वह जैन धर्म को सांस्कृतिक संरक्षण देने
पॉइंट ध्यान रखिएगा, खारवेल ने किसको संरक्षण दिया था? तो खारवेल ने जैन धर्म को सांस्कृतिक संरक्षण दिया था। गुफा कौन है? उदयगिरी और खंडगिरी, नाम सुना होगा। खारवेल की जो गुफाएं कौन कौन सी? उदयगिरी और खंडगिरी के निर्माण था हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी यहीं पर चर्चा में, ध्यान रखिएगा। यह अभिलेख खारवेल के शासनकाल का विवरण प्रदान करता है। किसका? खारवेल के शासनकाल का विवरण प्रदान करता है। एक चीज हो गया। अब आता है क्या? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है उदयगिरी और खंडगिरी। देखिए क्या है, आप जो है यहाँ पर इमेज भी जो है देख सकते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कितनी खूबसूरत गुफाएं बनी हुई हैं। ये गुफाएं दो समीपवर्ती पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी में स्थित हैं, जिनका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। किसके रूप में? कुमारी पर्वत के रूप में। ये गुफाएं कुमारी पर्वत श्रृंखला में बनी हैं। ये उड़ीसा में शैलकर्त गुफा परंपरा की सबसे प्राचीन उदाहरण है। इनका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मेघवाहन वंश राजा खारवेल ने, मेघवाहन वंश के शासक है ना, कि राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए कराया था। पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? उदयगिरी गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। इस अभिलेख में खारवेल द्वारा अर्जित सैन्य अभियानों की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के नजदीक, किसके नजदीक? विदिशा के, मध्य प्रदेश में विदिशा के नजदीक उदयगिरी में अन्य गुफा समूह भी मौजूद है। ये गुप्त काल के दौरान निर्मित वैष्णव गुफाएं हैं। किसके समय में? गुप्त काल के। ये टाइम पीरियड को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सा टाइम किसका है, या मतलब कि कौन से वंश किस काल में है। ये ऑर्डर पूछता कभी कभी, तो ऑर्डर के लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए अब आता क्या? तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल। कहाँ पर? तेलंगाना में। देखिए क्या है इसमें, हाल ही में पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। कौन सा भाई? खोजे गए नए पुरातात्विक स्थलों के बारे में ओरागुट्टा। कौन सा? ओरागुट्टा। ये क्या है? यह लौह युग का एक महापाषाण स्थल है। किसका? लौह युग का। भद्राद्री कोठागुडम जिले के गुंडाला मंडल के दमरा टोगू में ये 2 नए शैलकला स्थल क्या है? अब देखिए यहाँ पर देवरल बंद मुला है ना, नाम भी गजब गजब का है। देवरल बंद मुला, यहाँ से केवल जानवरों को चित्र मिले। कहाँ से? देवरल बंद मुला से। मनुष्य या हथियार का कोई चित्र नहीं मिला है। किसका? मनुष्य और हथियार के किसी को चित्र नहीं मिला है। आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं, जिन्हें डोलमेनाइड सिस्टस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डोलमेनाइड सिस्टस के नाम से जाना जाता है। डोलमेनाइड सिस्टर कक्ष युक्त शवाधान संरचनाएं हैं जो अर्ध भूमिगत है। अच्छा, अर्ध भूमिगत है, आधा जमीन में आधा नहीं। महापाषाण मेगालिथ के 3 मूल प्रकार हैं। कौन कौन से? कक्षयुक्त कब्रें, बिना कक्ष वाली कब्रें, तथा ऐसे महापाषाण जो शवाधान से संबंधित नहीं हैं। उस समय के मानव अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और किसी विशेष आरक्षित वन में अस्थायी रूप से नहीं बसते थे। ये कुछ देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि आएगा ही एग्जाम में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तेलंगाना में, ठीक है ना। ये सब बस एक है कि पढ़े रहेंगे, काम देगा कुछ, इतना ध्यान रहना है। अब आता है फड़ीगिरी। अच्छा, फड़ीगिरी कहाँ पर? पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आप बनाना चाहें तो बन सकता है कि फड़ीगिरी कहाँ पर? कहाँ पर? तेलंगाना में। चर्चाओं में क्यों था? तेलंगाना के हेरिटेज विभाग ने सूर्यापेट जिले तेलंगाना के फड़ीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल से संबंधित सिक्कों का भंडार खोजा है। किससे संबंधित? इक्ष्वाकु काल। ठीक है, अब आगे आता है फड़ीगिरी के बारे में। देख लीजिए कुछ, फड़ीगिरी का मीनिंग क्या है। फड़ीगिरी का मीनिंग देखिए, फड़ीगिरी का अर्थ क्या है कि सांप के फन के आकार की पहाड़ी। फण से फन, बस इतना पकड़ लीजिए, काम चल जाएगा। यह एक बौद्ध स्थल है। कौन? फड़ीगिरी बौद्ध स्थल है तथा हैदराबाद के, देखिए बौद्ध उज्जैन बहुत फेमस होता है, तथा हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर की दूर अवस्थित है। ठीक है, उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ से प्राप्त पुरावशेष है। कौन? महास्तूप, चैत्यगृह, विहार, ये सब आप पता होगा, आपको चैत्य पता होगा, विहार पता होगा, बोल सकते हो कि आदम कद स्टूको मूर्तियाँ, सातवाहन व इक्ष्वाकु काल के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख, 2री-3री शताब्दी ईस्वी आदि, ये सब। ठीक है, इस जगह से एक तोरण समझते हैं ना, सजावटी जो प्रवेश द्वार होता है, तोरण,
की खोज की गई, जिसके पैनल से पता चलता है कि यहाँ महायान और हीनयान दोनों बौद्ध संप्रदाय साथ साथ रहते हैं। कौन कौन? महायान और हीनयान, है ना, दोनों बौद्ध संप्रदाय साथ साथ रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये पूरा जो है ये क्लियर हुआ। इसमें और कुछ भी है नहीं। अब जो है हम शुरू करते हैं कौन सा, एक लास्ट टॉपिक है ये, फिर इसके बाद जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बावीकोंडा मठ, ये कौन सा कोंडा है? बावीकोंडा कहाँ पर है? अच्छा, पहले सवाल ये सुर्खियों में था। हाल ही में वर्षों के में बजट की कमी के चलते बावीकोंडा स्थल पर रख रखाव मरम्मत कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से चर्चा में है। बावीकोंडा बौद्ध मठ देख लीजिए कैसा है ये, है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है बावीकोंडा बौद्ध मठ। ठीक है, यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत आंध्र प्रदेश में शालिहुंडम थोटलकोंडा, बावीकोंडा, बोज्जनकोंडा, अमरावती, उनूप बौद्ध सर्किट हिस्सा है भाई साहब, बौद्ध सर्किट हिस्सा है। बौद्ध सर्किट ही कैसा है देखिए, मतलब सर्किट देखिए कैसा है। फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश में है ये, तो पहले कोंडा से जा रहा है ना, कोंडा से क्या, आंध्र प्रदेश में शालिहुंडम थोटलकोंडा, बावीकोंडा, बोज्जनकोंडा, अमरावती, उनूप बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। एक तो ये। अब आता है बावीकोंडा बौद्ध मठ के बारे में। किसके बारे में? बावीकोंडा बौद्ध मठ के बारे में। देखिए क्या है। बावीकोंडा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास है, बिल्कुल सही बात है। बावीकोंडा नामक का मतलब कुओं की पहाड़ी है। क्या है? बावीकोंडा नामक नाम का मतलब कुओं की पहाड़ी है। पहले इस स्थान पर कई कुएं थे जहां वर्षा का जल जमा होता था, वर्षा का जल जमा। ठीक है, बावीकोंडा मठ 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें एक थेरवाद मतलब हीनयान बौद्ध धर्म, थेरवाद कौन है? हीनयान बौद्ध धर्म बौद्ध परिसर है, जिसमें महास्तूप, आचार्य विहार, चैत्य गृह, बुद्ध पदमंच और मन्नत स्तूप जैसी संरचनाएं निर्मित है। ये रहा पूरा का पूरा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा शुरू करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, है ना। पहले पूरा ये पीठ 65 पर जल्दी कंप्लीट करेंगे, देखेंगे 4, 5, 6, 7 जो भी लेक्चर लगेगा जल्दी। तो अब पहले इसको चला कर फिर उसके बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे। इकोनॉमी जो चल रहा है वहीं पर 2 एक लेक्चर कर धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट भी शायद आ चुका है, इन्वायरमेंट आ चुका है तो वो भी कंप्लीट करना है। तो इसको जैसे कंप्लीट करेंगे तो लगा देंगे इन्वायरमेंट को। ठीक है, रिवीजन के लिए चलता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, अभी इतना ही आज के लिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।